नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं केसी स्कैरी चैनल। दोस्तों, मेरी आज की कहानी है मृगनैनी, जिसका तीसरा भाग आप सब सुन चुके हैं। तो आइए चलते हैं बिना देर किए कहानी के चौथे भाग की ओर। सभी राजीव की बात से सहमत थे और रंजन ने वहीं होटल के पास गाड़ी रोक दी। सभी अपना अपना सामान लेकर गाड़ी से उतरे। होटल का नाम वेलकम होटल था। होटल के थोड़े करीब जाने पर सभी थोड़ा आश्चर्य में पड़े, क्योंकि होटल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। कहने का मतलब ये है कि जंगल के बीचों बीच काफ़ी बड़ी जगह में बना वो 3 मंजिला होटल बहुत ही अजीब सा दिखाई दे रहा था। होटल के गेट के दोनों तरफ किसी अजीब सी औरत की मूर्ति बनी थी। गौर से देखने पर वो मूर्ति कोई सभ्यता से मिलती जुलती दिखाई पड़ रही थी, जो कि आधी अधूरी टूटी हुई थी। होटल पूरे लाल रंग में पेंट की हुई और थोड़ी जर्जर भी थी। राजीव, ये देखने में तो बिल्कुल पुराना लगता है। ये तकरीबन अंग्रेजों के ज़माने का लग रहा है। राजीव और उसके साथी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। निखिल कहता है कि ये कैसा होटल है, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, एकदम सुनसान पड़ा है, यहाँ कोई आता भी होगा। राजीव ने कहा, अब कोई आता हो या ना हो, हमें तो आज रात किसी भी तरह से यही काटना होगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इतनी भरी बारिश में हम कहीं और भी नहीं जा सकते। बाहर से तो वो होटल किसी भूतिया हवेली से कम नहीं लग रहा था, मगर भीतर जाते ही उसकी सोच एकदम से बदल गई। भीतर से होटल का नज़ारा देखने लायक था। चारों ओर लाइट ही लाइट थी। बहुत ही सुंदर सजावट और फूलों से भरा हुआ हॉल अपने आप में ही एक आकर्षण का कारण बन रहा था। चारों ओर शीशे का चमकता हुआ दीवार और बड़े बड़े झूमर उस होटल की शोभा बढ़ा रहे थे। दोनों तरफ बड़ी बड़ी खिड़कियां और उस पर लगी मखमली सुनहरे रंग के पर्दे, जमीन पर बिछी सुंदर लाल रंग की कालीन। निखिल ने कहा, अरे वाह, क्या बात है। बाहर से तो ठीक से पेंट भी नहीं, लेकिन अंदर से तो नज़ारा ही कुछ अलग है। सभी चकित होकर बस चारों ओर देख रहे थे कि तभी सामने से एक आदमी, पधारो सा, एक छोटी कद वाला सांवला सा आदमी सामने से चला आ रहा था और पास आकर राजीव और सभी का ऐसे स्वागत कर रहा था जैसे वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हो। राजीव ने कहा, आप कौन? उस आदमी ने जवाब दिया, जी मारे को प्यार से भोला बुलाते हैं। मैं इस होटल का देख रेख करता हूँ। बताइए हुकुम, मैं आप सबकी क्या खुशामद कर सकता हूँ। राजीव ने कहा, हमें यहाँ एक रात ठहरने के लिए कमरा चाहिए, क्या मिल जाएगा? भोला मुस्कुराते हुए, हुकुम करो, हम हैं ही यहाँ आप सबकी सेवा करने के लिए। आपको यहाँ कमरा ही नहीं बल्कि स्वादिष्ट भोजन भी मिलेगा। और भोला राजीव के थोड़ा करीब आकर बोला, और यहाँ दिलजोई के लिए रंगमंच का भी आयोजन है। राजीव उसका इशारा समझ गया और बोला, नहीं नहीं, हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इस रात अपने कमरे में आराम करेंगे और फिर सुबह निकल जाएंगे। लेकिन जीविका ने जिद की कि नहीं राजीव, अगर भोला जिद कर रहा है तो हमें वहाँ भी चलना चाहिए। प्लीज़ प्लीज़ चलो ना, बहुत मज़ा आएगा। राजीव ने कहा कि देखो, ये अनजान जगह है, यहाँ ये सब ठीक नहीं। जीविका नाराज़ होकर कहती है, तो क्या हम यहाँ रात भर गड्ढा खोदेंगे? नींद तो आने से रही। सभी जीविका की बात पर हंसने लगे। राजीव ने गुस्से से कहा, तुम्हें हर बात पर जिद करने की आदत है क्या? मैंने कह दिया ना, नहीं जाएंगे। जीविका अपनी बात पर अड़ जाती है और राजीव की एक नहीं सुनती। मजबूरन राजीव को जीविका के जिद के आगे झुकना पड़ता है और वो हाँ कर देता है। भोला उन सबको पहले तो एक ऐसे कमरे में ले जाता है जो कि एक लग्जरी होटल के कमरे से भी ज़्यादा लग्जरी होता है।
जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भोला उन सबको वहां बैठने को कहकर खुद जूस का ग्लास लेने चला जाता है और राजीव, जीविका और टीम के सभी मेंबर को जूस ऑफर करता है। फिर उसने थोड़ी ही देर बाद भोला कहता है, आइए हुकुम, आप सबका कमरा तैयार है। इतना कहकर वो सबको सीढ़ियों से ऊपर की ओर ले जाता है। ऊपर लाइन से कई कमरे दिखाई पड़ते हैं। एक के बाद एक कमरों की चाबी से भोला कमरे खोलता है। राजीव ने एक कमरा लिया और उसके ठीक बगल वाला कमरा जीविका को ऑफर किया। तभी भोला बोल पड़ा, आप दोनों कुछ समय में पति पत्नी होने वाले हैं, तो आप दोनों एक ही कमरे में रुक जाइए ना हुकुम। किसी ने भोला की बातों पर ध्यान नहीं दिया और फिर राजीव ने तुरंत ही बोला, नहीं, हमें अलग अलग कमरा चाहिए। सभी ने अपना अपना कमरा ले लिया। उस होटल के कमरे को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई 5 स्टार होटल का कमरा हो। उसकी फैसिलिटी तो शहर के होटलों से कमरों से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। फिर सभी ने फ्रेश होकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। राजस्थानी खाना उन सबको बहुत पसंद आया। राजीव बिस्तर पर जाते ही गहरी नींद में सो गया। कुछ घंटों बाद जब राजीव के कानों में एक आवाज़ आई तो वो झुंझला कर उठ गया। ये किसी के गाना गाने की आवाज़ लग रही थी। राजीव अपने बिस्तर से उठा और खिड़की की तरफ गया। उसने खिड़की का पर्दा हटाकर देखा तो नीचे फील्ड में बहुत से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। सभी सफ़ेद पोशाक में वहां बैठकर गाना बजाना कर रहे थे। राजीव ने अपनी कलाई पर लगी घड़ी की ओर देखा तो वो हैरान था। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। राजीव ने सोचा कि इस वक्त ये लोग यहाँ क्या कर रहे होंगे। ऐसी भी मनोरंजन की क्या पड़ी थी कि इतनी रात गए ये लोग इस तरह से। लेकिन फिर राजीव ने सोचा कि हो ना हो, ये लोग इसी होटल के ही होंगे जो इस तरह आधी रात गए गाना बजाना कर रहे हैं। और फिर राजीव सोने चला गया। सुबह के 4 बजते ही राजीव के नंबर पर आनंद का कॉल आया। उसके फ़ोन की घंटी बजी जो ट्रिंग ट्रिंग करके उसके कानों में तेज बज रही थी। राजीव कच्ची नींद में ही फ़ोन उठाता है। हेलो, कौन? आनंद साहब कहते हैं। राजीव, मैं आनंद। राजीव, हाँ आनंद, कहो, इतनी सुबह सुबह कैसे याद किया? आनंद ने कहा कि तुम लोग पहुंच गए राजस्थान। राजीव ने जवाब दिया, हाँ यार, बट कल रात रास्ते में ही बारिश होने लगी तो हमें एक होटल में ही रुकना पड़ा। अब यहाँ से निकलकर तुम्हें कॉल करूँगा। आनंद ने पूछा कि तुम लोग पहुँच गए राजस्थान और कौन से होटल में ठहरे हो? राजीव ने बताया कि होटल का नाम वेलकम होटल है। होटल की बात सुनकर आनंद को बड़ी ही हैरानी हुई, लेकिन उसने राजीव को उस वक्त कुछ कहा नहीं। अच्छा सुनो राजीव, अपना लोकेशन भेज दो, मैं कमांडर वीर प्रताप को बोल देता हूँ, वो किसी सिपाही को वहाँ भेजकर तुम सबको भिलवाड़ा तक ले आएंगे। और फिर आनंद ने फ़ोन रख दिया। सुबह 10 बजे तक सभी रेडी हो गए और आनंद साहब के सिपाही का इंतज़ार करने लगे। कुछ ही घंटों बाद आनंद साहब का फ़ोन आया। उन्होंने राजीव को बताया कि कल रात बारिश के बाद कुछ रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, जिसकी वजह से गाड़ी आगे नहीं जाएगी, इसलिए तुम लोगों को कुछ दूर खुद ही जाना होगा। राजीव अपनी टीम लेकर होटल से निकल पड़ा। कुछ ही दूरी पर राजीव को एक जीप खड़ी दिखाई दी जिस पर इंडियन आर्मी लिखा हुआ था। राजीव ने गाड़ी उसी जीप के पास ले जाकर रोकी और गाड़ी से बाहर उतर कर देखा तो एक हट्टा कट्टा आदमी जीप के पास खड़ा उन सब का इंतजार कर रहा था। वीना ने कहा, अगर ये इतना हैंडसम है तो कमांडर कैसा होगा? निशा, शट अप। और फिर सभी उस जीप में बैठकर उसके साथ चल दिए। उनकी गाड़ी का दूसरा सिपाही गाड़ी चला रहा था। कुछ ही घंटे लगे होंगे कि सभी भिलवाड़ा पहुंचे।
छावनी में घुसते ही चारों तरफ सिपाही ही सिपाही दिखने लगे। पूरा माहौल जैसे देशभक्ति हो गया। राजीव कमांडर वीर प्रताप सिंह से मिला, जो कि एक तंबू वाले टेम्परेरी ऑफिस में बैठा उनका इंतज़ार कर रहा था। राजीव ने कहा, हेलो मिस वीर प्रताप सिंह। वीर प्रताप सिंह, ओह हेलो राजीव, आओ आओ, कैसे हो तुम सब, ठीक तो हो? राजीव ने जवाब दिया, बस आपकी दुआ है। वीर प्रताप सिंह हंसते हुए, आनंद के मित्र यानी मेरे मित्र, कोई परेशानी नहीं होने दूंगा आप सबको यहाँ पर। राजीव ने बड़े ही सलीके से कहा, जी शुक्रिया। वीर प्रताप सिंह, आनंद का फ़ोन आया था मुझे। उसने बताया कि आप सब उस महल में पैरानॉर्मल रिसर्च के लिए जा रहे हैं। राजीव ने जवाब दिया, जी हाँ वीर सिंह जी, मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ और मुझे ऐसी जगहों की तलाश रहती है। वीर प्रताप सिंह ने कहा कि गुड, आप लोग थोड़ा आराम कर लो, बस यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है वो महल, ले चलेंगे आप सबको वहाँ, मगर एक शर्त है। राजीव ने बड़े आश्चर्य से पूछा, वो क्या? वीर प्रताप सिंह ने कहा, वो शर्त है कि हम आप सबको रात में वहाँ रुकने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि बरसात का मौसम है, कभी भी तेज बारिश हो सकती है, और यहाँ जब भी बारिश होती है तो सारा रेगिस्तान एक दलदल बन जाता है। यहाँ पानी तो नहीं मिलता, मगर जानलेवा दलदल जरूर मिलता है। ऐसे में हमारा या आप सबका इस पार आना या उस पार जाना दोनों मुहाल हो जाएगा। फिर जो जहाँ फंसा पड़ा है वहीं रह जाएगा, और खुदा ना खास्ता अगर वहाँ आप सबको कुछ हो गया तो हम आनंद बाबू को क्या जवाब देंगे? राजीव ने टेबल पर रखी चाय के कप को उठाया और चुस्कियां लेते हुए वीर सिंह जी से कहा, इसका मतलब आप ये मानते हैं कि उस महल में किसी रानी की आत्मा है? वीर सिंह, नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उन भूत प्रेतों में मानता हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि उस खंडहर में कुछ तो है जिसका एहसास मुझे भी हुआ है। राजीव ने पूछा, जैसे? वीर सिंह ने कहा, कभी कभी मैं पेट्रोलियम पर उस ओर जाता हूँ तो अचानक देखता हूँ कि पूरे महल में जगमगाती हुई बिजली दिखाई पड़ती है, ऐसे जैसे दिवाली पर हमारे घरों में रोशनी होती है, वो भी तब जब पूरे इलाके में बिजली नहीं होती। राजीव, तब तो आपने उस रानी को भी कभी न कभी देखा ही होगा। वीर सिंह, ओ कम ऑन राजीव, मैं इन बंजारों की बातों पर यकीन नहीं करता, और ना ही मैंने कभी रानी की आत्मा देखी। हाँ, बस अपने मनोरंजन के लिए कभी कभी इन बंजारों की बात सुन लेता हूँ, क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो सिर्फ बात करने के लिए ही यूज़ होता है, तो अब मनोरंजन का साधन ये महल और इस महल की भूतनी रानी ही होती है। इतना कहकर वीर सिंह जोर जोर से हंसने लगा। राजीव, मैं उन बंजारों से मिलना चाहता हूँ। वीर सिंह ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, वो हर दिन अंधेरा होते ही यहाँ पहुँच जाते हैं, शाम को आप उनसे मिल सकते हैं। अभी आप सभी थोड़ा आराम कर लीजिए। ऐसा कहकर वीर प्रताप सिंह वहाँ से चले गए। शाम होते ही बंजारों के गाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। राजीव और उनके साथी तंबू से बाहर आए और देखा कि बंजारे एक और रेत पर बैठे गाना बजाना कर रहे थे। सुनने में तो वो कोई राजस्थानी भाषा का गीत गा रहे थे, जो सबकी समझ से थोड़ा ही परे था। राजीव उन बंजारों के पास गया और जाकर बैठा। बंजारों ने जब उसे देखा तब उनमें से एक बंजारा राजीव के पास आया। शायद वो उस कबीले का सरदार था। उसने राजीव से पूछा, भाया, आप इन वर्दी वाले साहब के रिश्तेदार हो क्या? राजीव हंसा और बोला, हाँ, मैं उनका रिश्तेदार हूँ। बंजारा, तब तो हुजूर आप हमारे भी रिश्तेदार हो, बताओ हम आपकी क्या सेवा कर सके? राजीव मुस्कुराया और बोला, नहीं, बस तुम मुझे उस राजमहल का किस्सा सुनाओ जो तुम लोग जानते हो। बंजारा महल की ओर देखता है और फिर अपने कबीले वालों से अपनी भाषा में कुछ कहता है।
जो राजीव और उसके टीम को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, लेकिन हाव भाव से ऐसा लगता है कि वो राजीव को कुछ बताना तो चाहते ही हैं। थोड़ी ही देर में बंजारे राजीव और उसकी टीम को घेर कर बैठ जाते हैं, जैसे तैसे उनकी सुरक्षा के लिए। और वो बंजारों का सरदार अपने हाथों में रेत उठाए राजीव और उसके टीम के सर से 3 बार फेरे लगाकर फिर से उसी रेत में फेंक देता है। कमांडर वीर प्रताप सिंह और राजीव के साथ साथ पूरी टीम आश्चर्य से बस ये सब देखती ही जाती है। बंजारों के सरदार ने फिर राजीव से कहा, देखो हुजूर, हमारा और हमारे कबीले का तो एक ही उसूल ठहरा कि हम ऐसी रेगिस्तान में जन्मे और यही रेगिस्तानी हमारी माता है। अब यही हम सबके सर से नज़र लगी उतारेगी, हमें बुरी नज़र से बचाएगी। इसीलिए मैंने थारी नज़र उतारी। निखिल, तो क्या नज़र उतारने से वो महल की चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी? राजीव ने निखिल की ओर इशारा करके कहा, शट अप। इन्हें नहीं पता है कि हम यहाँ रिसर्च के लिए आए हैं। अगर इन्हें मालूम हुआ तो ये शायद हमसे बात करें। निखिल मुंह बनाते हुए बोला, सॉरी सर। कबीले के सरदार ने कहा, हुकुम, मैं के बताऊं, आपने की है इस महल की कहानी। बात तो उस जमाने की है जब यहाँ राजस्थान में राजा महाराजाओं का राज होवे। मारे दादा ने मारे को ये कहानी सुनाई और उनको उनके दादा ने सुनाई। कहानी शुरू होती है इस महल के राजा जयसिंह से। वो अपने समय का बहुत ही बलवान और शक्तिशाली राजा था और कहा जाता था कि वो बहुत ही ज्यादा क्रूर भी था। वो जो चाहता था उसे हासिल कर लेता था। नज़र का बहुत ही पारखी, एक नज़र में ही सोने और पीतल में फ़र्क बता देता था। उसकी नज़रों से जल्दी कोई भी गुनहगार बच नहीं सकता था। एक ओर जहाँ राजाओं का दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा था, वहीं दूसरी ओर पूरे भीलवाड़ा में, यहाँ तक कि पूरे राजस्थान में राजा जयसिंह का किस्सा चल रहा था। उसके पास कहीं 1000 सेना थी। यही कारण था कि आसपास के सभी छोटे छोटे राजा पराजित हो जाते थे और वो उसके राज्यों को जीतकर अपना बना लेता था। और जब भी वो कोई जंग जीतता था तब वो इस महल में उत्सव रखता था। पूरे महल को उस दिन वो दुल्हन की तरह सजवाता था और रंगमंच का भी आयोजन होता था। राजा जयसिंह बहुत ही क्रूर और ताकतवर होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा रंगीन मिजाज का अय्याश था। ऐसा कहा जाता था कि उसने अपने उम्र में आधी उम्र की लड़की से जबरदस्ती शादी कर ली थी। तभी से तो राजा जयसिंह के बुरे दिन शुरू हो गए थे। दरअसल राजा की कई रानियां थीं, जिसमें से सबसे बड़ी रानी जय भार्या पड़ोस के राज्य की राजकुमारी थी, जिसके राजा ने उसे अपनी बेटी दे दी, जिसके साथ राजा ने शर्त पर शादी की थी। इसकी भी एक कहानी है। कहते हैं कि रानी जय भार्या के माता पिता बचपन से ही नहीं थे और उनकी परवरिश उनके बड़े भाई भीमा सिंह जी ने किया था, जो कि राजा जयसिंह के पक्के मित्र थे। इसलिए इन दोनों का हर दिन मिलना जुलना रहता था। एक दिन राजा जयसिंह और राजकुमार भीमा सिंह घुड़सवारी कर रहे थे। तभी अचानक राजकुमार भीमा सिंह के मन में एक ख्याल आया, क्यों न उन दोनों में एक प्रतिस्पर्धा हो, जिसमें घुड़सवारी में जो भी पहले महल की सीमा पर पहुंचेगा वो जीतेगा और उसे इनाम में जो वो मांगेगा वो मिल जाएगा। राजा जयसिंह को ये प्रतिस्पर्धा स्वीकार हो गई और उन्होंने ये खेल जीत भी लिया। जब राजकुमार भीमा सिंह ने राजा साहब से कुछ मांगने को कहा तो उन्होंने राजकुमार की सबसे प्रिय को उनसे मांग लिया और वो राजकुमार
भीमा सिंह की सबसे प्रिय राजकुमारी जय भार्या थी। इसी कारण उन्होंने बिना सोचे समझे जय भार्या का विवाह राजा जयसिंह से करवा दिया। हालांकि इस फैसले से जय भार्या भी बेहद खुश थी। महल में उनके आने से राजा साहब के महल में खुशियां ही खुशियां आ गई। लेकिन राजा अपनी रंगबाजी से बाज ना आया और राजी जय भार्या से विवाह के पश्चात भी वो अन्य कन्याओं से विवाह करते रहे। इसी तरह उनकी अनेकों रानियां हो गईं। किसी किसी का तो राजा साहब ने घूंघट उठाकर कभी चेहरा भी न देखा होगा, जो सिर्फ महल के किसी कोने में पड़ी रहती। मगर पूरे महल में सिर्फ रानी जय भार्या का ही डंका चलता रहा, तब तक जब तक वो नहीं आई। जीविका, वो कौन? बंजारे ने कहा कि वही जिसके आने के बाद वो हुआ जो इस महल के इतिहास को ही बदल दिया, रानी मृगनयनी। जीविका बहुत ही उत्साहित होकर बोली, मृगनयनी? कितना खूबसूरत नाम है। बंजारे ने कहा, हाँ, जितना खूबसूरत नाम था उतनी ही खूबसूरत वो दिखती भी थी। लेकिन वो सुंदरी कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक गांव के गरीब परिवार की बेटी थी। रंजन मतलब? बंजारे ने बताया कि हर बार की तरह राजा जयसिंह एक दिन फिर एक और जंग जीत कर आया और हर बार की तरह उसने इस बार भी महल में उत्सव का आयोजन किया और पूरे गांव वालों को, चाहे वो अमीर हो या जमींदार हो या कोई गरीब किसान, सभी को आमंत्रित किया। और इस बात जीत की खुशी में उसने सभी गांव वालों को महल तक लिवाने के लिए अपनी घोड़े हाथी भिजवाए। मृगनयनी, कहाँ मर गई है तू? मृगनयनी की मासा ने उसे आवाज लगाई। आई मासा, मृगनयनी ने कहा और पास के तालाब, जो कि आधा सूख चुका था, मिट्टी से मटके में पानी भर के ले आई। मृगनयनी ने कहा, क्यों गला फाड़ के चिल्लाई जा रही है? पास में ही तो थी, मैं पानी लेने गई थी। माँ ने कहा कि अरे ये सब छोड़, तने ना पता कि आज रोटी पानी का जुगाड़ राजा साहब के महल में है, जल्दी जल्दी तैयार हो जा, जाना है वहाँ। मृगनयनी ने कहा, रे काहे के लिए जाऊँ राजा साहब के यहाँ? एक दिन की रोटी का जुगाड़ करने? अब हर दिन का तो खुद ने ही करना है ना, मैं ना जा रही। मासा ने कहा कि अरे बावली हो गई है के? अगर ना गए तो गर्दन कटवा देंगे। राजा साहब, जिद ना कर, चल अब जल्दी से तैयार हो जा। मासा की बात मानकर मृगनयनी ने कहा, एक शर्त पर चलूंगी मासा, जब राजा साहब मारी विनती सुनेंगे। मासा ने कहा, अरे वो के? मृगनयनी, वो ये मासा कि हमारे इलाके में पानी की ज़्यादा ही किल्लत है, उनसे कहूँगी यहाँ नहर का जुगाड़ करवा दे। मासा अपनी बेटी की बातों पर हंसने लगी और कहा कि कह देना जो भी कहना हो, अब तो तैयार हो जा। इस बात पर मृगनयनी तैयार हो गई और मासा के साथ महल गई। महल के भीतर जाते ही मृगनयनी चौंकी, क्योंकि पहले से भी ज़्यादा लोग वहाँ दिखाई पड़ रहे थे। उसने चकित हो अपनी मासा से कहा, मासा, पूरा महल लोगों से भरा है, सभी आज के दिन अपनी अपनी परेशानी लेकर आए होंगे, उसमें राजा साहब क्या हमारी बात सुनेंगे? मासा, हाँ क्यों नहीं सुनेंगे, तू खुद ही परेशानी लेकर थोड़ी ही जा रही है, तू तो पूरे गांव की समस्या लेकर जा रही है। वो सुनेंगे भी और थारी समस्या का समाधान भी करेंगे। मृगनयनी बेहद खुश हो जाती है। पूरे उत्सव के बीच में जब राजा जयसिंह अपनी प्रजा की बात को सुनता है, तब मृगनयनी राजा के पास अपनी समस्या लेकर पहुंच जाती है। मृगनयनी ने कहा, प्रणाम महाराज। राजा जयसिंह ने जब मृगनयनी को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। गोरा रंग, हिरनी जैसी आंखें, लंबे काले बाल, ये सभी राजा को उसकी ओर आकर्षित कर रहे थे। राजा जयसिंह ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा?
जी मृगनैनी। राजा जयसिंह, यहाँ आओ, उतनी दूर क्यों बैठी हो? राजा जयसिंह के कहने पर मृगनैनी राजा के करीब गई और फिर राजा जयसिंह ने उससे पूछा, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? मृगनैनी ने कहा, महाराज, हमारे गांव में पानी की बहुत परेशानी है, उसे दूर कीजिए। हम कोसों दूर से पानी भरकर अपने घर ले आते हैं। राजा जयसिंह ने कहा, अच्छा, ऐसा है तो हम आज ही पानी का व्यवस्था करवाएंगे। हमारी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, और खास करके तुम्हें। ये बात सुन रानी जय भार्या को बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से उठकर चली गई, क्योंकि वो अपने राजा के स्वभाव को अच्छे से जानती थी। सभा समाप्त हो गई। पूरे गांव वाले बहुत सा धन और भोजन लेकर अपने अपने घरों को चल दिए। मृगनैनी भी उस दिन बहुत ही खुश थी। अब गांव में उसे पानी की कोई समस्या नहीं होती। कुछ दिनों बाद मृगनैनी अपने घर पर बैठी आराम कर रही थी कि तभी उसके घर के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जब उसने घर का दरवाज़ा खोला तब देखा कि सामने राजा के सिपाही खड़े थे और अचानक मृगनैनी चिल्लाने लगी, छोड़ो, छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? मृगनैनी चिल्लाती हुई पूछ रही थी। दरअसल राजा के कुछ सिपाही आकर मृगनैनी को अपने साथ उठाकर ले जा रहे थे। उसकी मासा बाला उसे ऐसा करने से मना कर रही थी। किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग मृगनैनी को क्यों उठाकर ले जा रहे हैं, मगर शाही सिपाही होने के नाते किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन्हें कोई कुछ भी कह दे। राजा जयसिंह के सिपाही मृगनैनी को उठाकर अपने साथ ले आए और ले जाकर राजा जयसिंह के कक्ष में फेंक दिया, जहां राजा जयसिंह अपना हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। मृगनैनी के समझ से कुछ भी नहीं आ रहा था कि राजा साहब ने ऐसा क्यों किया, और फिर उसने पूछा, महाराज, आप मुझे इस तरह यहाँ क्यों बुलवाए हैं? राजा जयसिंह हंसते हुए बोला, तुम मेरी पसंद हो, इसलिए तुम इस आलीशान महल में रहोगी, ना कि उस गांव की एक झोपड़ी में। मृगनैनी ने कहा, मैं समझी नहीं महाराज। राजा जयसिंह ने फिर कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मृगनैनी, विवाह? आप और मुझसे? कभी नहीं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती महाराज। राजा जयसिंह ने कहा, तो फिर सड़ती रहो इसमें। उसे ऐसा करता देख मृगनैनी उस पर बरस पड़ी। मृगनैनी ने कहा, दुष्ट, निर्जल, पापी, तुम राजा नहीं कलंक हो, जो एक कन्या का अपहरण करवा कर उसे अपने कक्ष में इस तरह रख रहे हो। राजा जयसिंह ने कहा, हम तुम्हें छल से रख नहीं रहे, बल्कि हम विधि पूर्वक तुमसे विवाह करना चाहते हैं। नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। तुमने खुद को देखा है कभी? भले ही तुम यहाँ के राजा हो, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ। तुम मुझसे विवाह कैसे कर सकते हो? तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती? राजा जयसिंह अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने कहा, बज़ात, हमने तुम्हें अपने सर पर बिठाना चाहा, लेकिन मगर हमने तो तुमसे विवाह करने का सोच लिया है और हमारा फैसला अटल है। मगर हम तुम्हें अपनी पत्नी की तरह नहीं रखेंगे, बल्कि तू एक महल में सजी सजावट बनकर रह जाएगी। और फिर राजा जयसिंह ने मृगनैनी से जबरदस्ती शादी कर ली। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो केसी स्कैरी चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा।